Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering from GPC झुंझुनू। आज हम ME 202 FM के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम वेपर प्रेशर, कैविटेशन, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले टॉपिक लेते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के अंदर ही था ये। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में अब हम देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस ये क्या होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के विच इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जैसा कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा होगा, जैसे सॉलिड्स के लिए हमें एक इलास्टिक कांस्टेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिलता है, जिसमें हम पढ़ते हैं जैसे जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लेते हैं हम। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक हमें कांस्टेंट मिलता है जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसी तरह शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन आता है तो हमें एक मॉड्यूलस मिलता है जिसे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। तो सिमिलरली फ्लूइड्स के अंदर भी क्या होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्यों है? क्योंकि जैसे हमने कोई जैसे माना इस एग्जांपल के अंदर हमने एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है और एक ही पिस्टन है। तो पिस्टन जैसे प्रेस कर रहे हैं हम गैस के ऊपर, तो प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होता है जो वॉल्यूम है गैस का वो डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम कम होने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो कंप्रेशन लगा रहे हैं तो वॉल्यूम के अंदर इफेक्ट आ रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे तो एक मॉड्यूलस मिलेगा जिसे हम बल्क मॉड्यूलस कहते हैं। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया और इक्वल्स टू का साइन लगाने पे हमें मॉड्यूलस मिल गया, इसे बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? ये बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल ही होता है। तो बल्क मॉड्यूलस को हमने के से डिनोट किया है, तो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1/k हो गया इधर। तो इस एग्जांपल में आप देखिए, जैसे पिस्टन पे प्रेशर P अप्लाई किया है, तो जो गैस सिलेंडर के अंदर है तो उसका वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम V था, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, तो dV डिक्रीमेंट आ गया इसके अंदर। तो ये हमने डिनोट किया है इधर, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्लोज्ड इन द सिलेंडर कैपिटल V से लिखा है, P प्रेशर ऑफ गैस है जब वॉल्यूम V है। तो लेट द प्रेशर इज इंक्रीज टू P प्लस dV, प्रेशर को हमने P से बढ़ाकर P प्लस dP कुछ इंक्रीज़ किया, प्रेशर बढ़ाया, तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, V माइनस dV से डिक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ इन प्रेशर dP हो गया और डिक्रीज़ इन वॉल्यूम हो गया इधर dV। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे होगा? तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? माइनस dV अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया V। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है जब प्रेशर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या हो गया? इंक्रीज़ ऑफ प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो प्रेशर के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है dP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया माइनस dV/V, तो माइनस dP अपॉन dV इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस है, तो इक्वल्स टू 1/k हो गया। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी। तो सरफेस टेंशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक लिक्विड की जो सरफेस है, फ्री सरफेस है, उस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो सरफेस पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को हम फ्री सरफेस है वो टेंसाइल फोर्स के अंदर ही एक्ट कर रही होती है, इसीलिए उसका नाम सरफेस टेंशन दिया है। बाकी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद अ गैस or on the surface between two immiscible liquids such that the contact surface behaves like a membrane under tension। मतलब जब लिक्विड किसी गैस के साथ कांटेक्ट में है तो जो उसकी सरफेस है लिक्विड की वो टेंसाइल फोर्स के अंदर एक्ट कर रही होती है। या फिर अगर दो हमने माना जो आपस में नहीं मिलने वाले लिक्विड्स हैं, वो दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं, तो जो उनकी कांटेक्ट सरफेस है वो एक परत की तरह बिहेव करती है, और वो जो परत होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो टेंसाइल फोर्स के अंदर एक्ट कर रही होती है। तो सरफेस टेंशन यही होता है। सरफेस है मतलब सरफेस टेंशन नाम से पता चल रहा है, सरफेस है वो टेंसाइल फोर्स के अंडर है, वो एक्ट कर रही है। तो जो फ्री सरफेस है लिक्विड की, अगर वो गैस के साथ कांटेक्ट में है तो जो उसकी फ्री सरफेस है उस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। इसी तरह दो आपस में नहीं मिलने वाले लिक्विड्स हैं वो आपस में
कॉन्टैक्ट में है तो उनकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो मेम्ब्रेन की तरह उसकी जो मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, परत की तरह एक्ट करती है, और उसमें टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड of this force per unit length of the free surface will have the same value as the surface energy per unit area। ठीक है, तो ये टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, इसकी यूनिट है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के इक्वल हो गई। इसकी यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं एज kgf पर मीटर। kgf पर मीटर से एक्ट करते से डिनोट करते हैं, जबकि SI यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर होती है। द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन इज एक्सप्लेन्ड बाय फिगर। इस फिगर में हम देखते हैं 3 बबल्स लिए हैं हमने, A, B और C। जो और जो उसकी फ्री सरफेस जो बबल C है वो फ्री सरफेस पे है, B थोड़ा नीचे है और A अंदर है लिक्विड के अंदर। तो 3 मॉलिक्यूल्स हैं ABC, लिक्विड के 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मॉलिक्यूल A की बात करेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्सेस है, इसके मॉलिक्यूल A इज़ अट्रैक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस इक्वली। सारी डायरेक्शन में ये इक्वली अट्रैक्ट होगा बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। जो भी ये कंटेनर के अंदर लिक्विड फिलअप है, इसके मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये मॉलिक्यूल ए है वो इक्वली अट्रैक्ट होगा सभी डायरेक्शंस के अंदर। तो इक्विलिब्रियम में हो गया, ये साम्य अवस्था में हो गया। और जो मॉलिक्यूल बी है, इस पे बात करें हम तो ये है फ्री सरफेस के पास में सिचुएटेड है। तो इसके ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहे हैं। तो ये दोनों फोर्सेस वो अनबैलेंस्ड हैं, तो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसमें। मॉलिक्यूल सी की बात करेंगे तो ये फ्री सरफेस पे सिचुएटेड है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा हमेशा। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस ए डाउनवर्ड फोर्स। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्री सरफेस पे होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो इस तरह से जो फ्री सरफेस होती है लिक्विड की वो बहुत ही वेरी थिन फिल्म की तरह एक्ट करती है टेंशन के अंदर। अंडर टेंशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द लिक्विड एक्ट एज दो इट इज़ एन इलास्टिक मेम्ब्रेन अंडर टेंशन। तो ये इस तरह से एक्ट करती है कि जैसे कि कोई इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इलास्टिक परत है जो टेंशन के अंदर एक्ट कर रही है। तो फ्री सरफेस पे लिक्विड के पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो टेंसाइल फोर्स होता है, और ये वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। तो सरफेस टेंशन के अंदर यही बता रखा है। नेक्स्ट हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स पे सरफेस टेंशन कितना लगता है वो देखते हैं। माना कोई लिक्विड ड्रॉपलेट है, पानी की ड्रॉप है, तो उस पर हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना है कितना लगेगा। तो कंसिडर अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड। माना कोई स्फेरिकल ड्रॉपलेट है स्मॉल, उसकी रेडियस r है। ऑन द एंटायर सरफेस ऑफ ड्रॉपलेट द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग। तो उसकी जो पूरी सरफेस है उस पर टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा सरफेस टेंशन की वजह से। तो सिग्मा माना यहाँ पे सरफेस टेंशन है, p प्रेशर इंटेंसिटी है ड्रॉपलेट के इनसाइड में, d उसका डायमीटर है। तो लेट द ड्रॉपलेट इज़ कट इंटू 2 हाफ्स। यहाँ हमने डायग्राम में देखा, इस डायग्राम में जैसे ड्रॉपलेट है उसको 2 भागों में हमने कट कर लिया। बीच में से स्फेरिकल ड्रॉपलेट थी, तो उसके इनसाइड पे भी एक प्रेशर एक्ट करेगा, प्रेशर फोर्सेस लगेंगे, और सरफेस पे भी इसके सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। सरफेस टेंशन की वजह से टेंसाइल फोर्स लगेगा उसकी एंटायर सरफेस पे। तो प्रेशर फोर्स उसकी प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो सरफेस टेंशन फोर्स देखते हैं हम, वो हो गया सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस। फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे हम टेंसाइल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया सरफेस, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ था। फोर्स पर यूनिट लेंथ था क्योंकि हमने इसकी यूनिट की बात करी थी, न्यूटन पर मीटर था। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे लग रहा है, तो सरफेस टेंशन इंटू सरकमफ्रेंस हो गया, जो टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है वो। तो सिग्मा इंटू जो इसके सरकमफ्रेंस पे लग रहा है सरफेस टेंशन फोर्स, तो सरकमफ्रेंस को हम 2πr लिखते हैं या फिर πd से डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ डायमीटर है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, जो इसका टेंसाइल फोर्स है सरकमफ्रेंस पे लग रहा है सिग्मा इंटू πd से बताया है। और नेक्स्ट इस पर प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं ड्रॉपलेट पे। तो प्रेशर फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है स्फेयर का, पाई जो इसका एरिया है स्फेरिकल ड्रॉपलेट का वो π/4d² हो गया। तो प्रेशर इंटू π/4d², क्योंकि जो भी सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है πr² होता है।
तो सर्कुलर की बात कर रहे हैं हम इसकी। तो दीज टू फोर्सेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इक्वल्स में रख दिया हमने। सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स, प्रेशर इंटू पाई बाई 4d स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई डी। तो ये सॉल्व करने के बाद प्रेशर बराबर 4 सिग्मा अपॉन डी ये आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है इस रिलेशन से कि डायमीटर जैसे डिक्रीज होगा ड्रॉपलेट का, वैसे उसकी जो प्रेशर इंटेंसिटी है ड्रॉपलेट के अंदर की वो इंक्रीज़ होती जाएगी, जैसे जैसे डायमीटर डिक्रीज़ होगा वैसे वैसे। अगर हम होलो बबल की बात करते हैं सरफेस टेंशन, होलो बबल में क्या होता है, होलो बबल कौन सा होता है, जो सोप बबल्स होते हैं, साबुन के जो बुलबुले बनते हैं वो होलो बबल की तरह एक्ट करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, दो सरफेसेस होती हैं जो एयर के साथ कांटेक्ट में होती है। जो उसकी इनसाइड सरफेस होती है वो भी एयर के साथ कांटेक्ट में होती है और जो उसकी आउटसाइड सरफेस है वो भी एयर के साथ कांटेक्ट में होती है। तो इस पर भी दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, सरफेस टेंशन फोर्स और प्रेशर फोर्सेस। तो प्रेशर फोर्स बराबर क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू पाई बाई 4d स्क्वायर इक्वल्स टू सरफेस टेंशन फोर्स वही हो गया, सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन फोर्स बराबर सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, लेंथ मतलब जिस पे वो एक्ट कर रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे एक्ट कर रहा है, तो सिग्मा इंटू पाई डी। लेकिन यहाँ पे उसकी 2 लेयर्स हैं जिन पे सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रेशर बराबर 8 सिग्मा अपॉन डी। तो ड्रॉपलेट के लिए तो 4 सिग्मा अपॉन डी आया था और होलो बबल के लिए आ गया 8 सिग्मा अपॉन डी। अब सरफेस टेंशन हम लिक्विड जेट पे बात करते हैं। तो क्या होता है, लिक्विड जेट है जिसकी लेंथ एल है और डायमीटर डी है डायमीटर डी है। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम के अंदर जो प्रेशर फोर्सेस हैं वो इक्वल्स टू हो जाएंगे सरफेस टेंशन फोर्स के। प्रेशर फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया हो गया यहाँ पे लेंथ इंटू डायमीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई जो बात करते हैं हम, जैसे लेंथ इंटू डायमीटर हो गया इक्वल्स टू, और सरफेस टेंशन फोर्स हो गया सिग्मा इंटू जो भी इसके सरकमफ्रेंस है। यहाँ पे सरकमफ्रेंस कौन सी हो गई, दोनों जो लेंथ है इधर वाली लेफ्ट में और राइट में जो दोनों साइड्स की एल एल लेंथ है 2l, उस पर एक्ट कर रहा है सरफेस टेंशन फोर्स। तो सिग्मा इंटू 2l अपॉन एल इंटू डी, तो 2 सिग्मा बाई डी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा एल से एल कैंसिल हो गया और 2 सिग्मा अपॉन डी आएगा। प्रेशर बराबर 2 सिग्मा अपॉन डी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक कैपिलरिटी। कैपिलरिटी मतलब केशिकात्व। केशिकात्व क्या होता है, एक केशिका नली होती है जिसका डायमीटर बहुत ही कम होता है। बहुत स्मॉल डायमीटर की जो नली होती है उसे हम केशिका नली बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसे हम किसी भी लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हैं इस नली को, तो उसमें लिक्विड का लेवल या तो राइज होगा, लिक्विड उसमें ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतरेगा। तो ये फिनोमिना ही कैपिलरिटी या केशिकात्व कहलाती है। तो कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। जब ट्यूब को वर्टिकली हमने लिक्विड के अंदर हेल्ड किया है तो उसके अंदर या तो लिक्विड है वो राइज होगा या फिर फॉल होगा। तो इस फिनोमिना को ही हम कैपिलरिटी बोलते हैं। और ये बहुत ही स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होती है जो कैपिलरी ट्यूब होती है वो। तो राइज ऑफ लिक्विड सरफेस है वो, उसको तो हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। और अगर फॉल हो रहा है लिक्विड का लेवल ट्यूब के अंदर तो उसे हम कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं। और इस टर्म्स को होता है, हमें इसको सेंटीमीटर या mm ऑफ लिक्विड है ये इसकी यूनिट हो गई। इसमें हम इसको डिफाइन करते हैं या तो सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड या mm ऑफ लिक्विड। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, डायमीटर ऑफ ट्यूब और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। इसकी वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है जो लिक्विड का स्पेसिफिक वेट है उस पर, डायमीटर है ट्यूब का वो क्या है, सरफेस टेंशन क्या है लिक्विड का, इन सब पे डिपेंड करती है। अब हम एक्सप्रेशन फॉर ए कैपिलरी राइज देखते हैं। माना कोई है ना लिक्विड लिया हमने कंटेनर के अंदर जिसमें माना पानी फिल है और इसमें कैपिलरी ट्यूब है स्मॉल डायमीटर की, वो इंसर्ट किया तो जो पानी का लेवल है इसमें राइज होगा। जो जनरल जो उसका लेवल है लिक्विड का कंटेनर के अंदर पानी का उससे राइज होगा, एच हाइट पर राइज हो गया, स्मॉल एच हाइट पर। तो राइज हो गया तो जो थीटा एंगल है वो तो हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड और ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब और लिक्विड के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, इसे थीटा से डिनोट किया है हमने। तो दो फोर्सेस एक्ट करेंगे इसके ऊपर, एक तो सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा और एक एक्ट करेगा इसका वेट ऑफ लिक्विड क्या है, वेट की वजह से नीचे की डायरेक्शन में। तो वेट क्या होता है, लिक्विड का एच हाइट पे एम वेट बराबर एम जी होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और मास को हम क्या से लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और
वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या है इसका, आगे देखते हैं हम। एरिया हो गया π/4d² इंटू हाइट h, तो ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी इंटू g। तो ये वेट की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हो गया। अब सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा एक इसका, तो अलोंग द सरफेस इसका कंपोनेंट क्या होगा, सिग्मा कॉस थीटा। जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसका अलोंग द सरफेस जो कंपोनेंट है वो सिग्मा कॉस थीटा हो गया। तो सरफेस टेंशन फोर्स बराबर सिग्मा कोस थीटा इंटू जो उसके सरकमफ्रेंस पे लग रहा है, ये तो सरकमफ्रेंस हो गई πd, तो सिग्मा कोस थीटा इंटू सिग्मा इंटू πd इंटू कॉस थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। तो दोनों इक्वल करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सिग्मा कोस थीटा अपन रो जी डी। अब अगर हम बात करेंगे वाटर और क्लीन ग्लास ट्यूब के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो जनरली क्या होता है, 0 डिग्री माना जाता है, और इसीलिए कॉस थीटा की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1। तो h बराबर 4 सिग्मा अपन पाई जी रो जी डी, ये आपका आगे कैपिलरी राइज का इक्वेशन। उसके बाद में कैपिलरी फॉल की बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो जब अगर मानो हमने कंटेनर के अंदर मरकरी फिलअप किया है और उसके अंदर जो कैपिलरी ट्यूब है वो इंसर्ट किया है, तो इसमें क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा। तो जो लिक्विड का लेवल है इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर h हाइट से नीचे गिर जाएगा, जैसा हमने इसमें डायग्राम में देखा है। तो अब इसमें क्या होंगे, इसमें भी दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा और एक एक्ट करेगा हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो हमें पता होना चाहिए P बराबर रो जी एच, एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम प्रेशर का इसमें। तो इस तरह से दोनों को इक्वल करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो सरफेस टेंशन फोर्स तो सेम हो गया, सरफेस टेंशन फोर्स का जो अलोंग द सरफेस जो कंपोनेंट है वो सिग्मा कॉस थीटा हमने ले लिया, इंटू जो उसके सरकमफ्रेंस हो गया उस पर एक्ट करेगा πd, इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर फोर्स रो जी एच से डिनोट करेंगे, जो भी हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस के लिए P बराबर रो जी एच ये कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं P बराबर रो जी एच। तो रो जी एच इंटू एरिया हो गया π/4d², प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया प्रेशर फोर्स हो गया। तो इस तरह से H का वो एक्सप्रेशन आ गया सेम जो कैपिलरी राइज में था, 4 सिग्मा कोस थीटा अपन रो जी टी, किंतु यहाँ पे थीटा की वैल्यू है मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 128 डिग्री मान के चलते हैं, 128 डिग्री लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर और कैविटेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है, जब लिक्विड की स्टेट लिक्विड होता है वो लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में चेंज होता है, उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन होता है वो कब अकर होता है, जब जो फ्री लिक्विड सरफेस है उससे मॉलिक्यूल से वो लगातार एस्केप होते रहते हैं, मतलब गायब होते रहते हैं उसकी फ्री सरफेस से, तब वेपराइजेशन होता है। माना हमने कोई लिक्विड है, वाटर लिया, माना किसी बंद बर्तन में हमने वाटर लिया है, तो माना उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो उस पर प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये जो पानी है इस बंद कंटेनर के अंदर, हमें पता है उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है वो लिक्विड से गैशियस वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका वेपराइजेशन वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। किंतु अभी हम उसका मान के चल रहे हैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है। तो जब उसका वेपराइजेशन होगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसकी फ्री सरफेस है उससे लगातार एस्केप होते रहेंगे, गायब होते रहेंगे। तो ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेस में इकट्ठे होते रहेंगे, उसकी जो फ्री लिक्विड सरफेस है, मतलब फ्री सरफेस है जो लिक्विड की, उसके और जो वेसल है उसके टॉप के बीच में ये इकट्ठे होते रहते हैं, वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इकट्ठे होकर जो प्रेशर लगाते हैं उसको ही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए हैं जो फ्री सरफेस और वेसल के टॉप के बीच में इकट्ठे हुए हैं, तो ये एक प्रेशर इंसर्ट करेंगे लिक्विड के ऊपर, तो इसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये वो प्रेशर है जिस पे लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। अब अगेन हमने माना कि लिक्विड वही सेम लिक्विड है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर एक्ट कर रहा है। अब अगर इफ़ द प्रेशर अबव द लिक्विड सरफेस इज़ रिड्यूस्ड बाय सम मीन्स, अब माना हमने उसका जो प्रेशर है लिक्विड सरफेस के ऊपर कुछ तरीके से माना और कम कर दिया हमने, ठीक है। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो किसी तरीके से हमने उस पर कम कर दिया, और बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि प्रेशर कम कर रहे हैं। तो अब माना हमने उसके प्रेशर को इतना कम कर दिया कि ये या तो वेपर प्रेशर के बराबर हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो या तो वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया या वेपर प्रेशर से भी कम हो गया। तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस पे लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है।
तो उसका वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा या उससे कम होने लगेगा ना वो प्रेशर, तो वो लिक्विड होगा वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो टेम्परेचर तो उसका माना 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही था, लेकिन वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अब लिक्विड क्या है, वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है इस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी। तो हमने देखा कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें माना टेम्परेचर वही नॉर्मल है, नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट हो सकता है जब उसका प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से बिलो कर देते हैं हम। तो अब हम रनिंग कंडीशन लेंगे फ्लूइड की, माना फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है किसी सिस्टम के अंदर, तो प्रेशर किसी पॉइंट पे माना इसका प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से कम हो गया। तो वेपर प्रेशर से कम हो गया, फ्लोइंग फ्लूइड का जो प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, तो वेपराइजेशन होना स्टार्ट होगा। वेपराइजेशन होना स्टार्ट होगा तो बबल्स फॉर्म होंगे। तो ये बबल्स से वेपर्स के वो जो फ्लोइंग लिक्विड है, बहता हुआ फ्लूइड है, वो उसको किसी रीजन में हाई प्रेशर के रीजन में ले जाएगा बबल्स को। तो जब वो हाई प्रेशर के रीजन में जाएंगे तो वो आपस में कोलैप्स होने लगेंगे, आपस में टकराएंगे। तो आपस में टकराएंगे तो बहुत हाई इम्पैक्ट का प्रेशर जनरेट होगा। तो इस हाई इम्पैक्ट के प्रेशर की वजह से जो बबल्स आपस में कोलैप्स कर रहे हैं उनकी वजह से जो हाई इंटेंसिटी का प्रेशर, इंटेंसिटी उनकी इतनी ज़्यादा होती है कि जो मटेरियल होता है उसकी आपस में जो बाउंड्रीज होती हैं उस पर जो मटेरियल, जो भी मेटल मटेरियल कंटेनर लिया है, जो भी मटेरियल लिया है हमने, वो क्या होता है, इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है उसमें, और कैविटीज़ फॉर्म होने लग जाती है। इस फिनोमिना को ही हम कैविटेशन बोलते हैं। तो हमने देखा है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट कर सकता है जब उसका प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से कम कर देते हैं हम। तो जो बहते हुए लिक्विड के अंदर जब प्रेशर किसी पॉइंट पे उसका फ्लोइंग लिक्विड का प्रेशर है वो लेस देन वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो वेपराइजेशन होना स्टार्ट होएगा और बबल्स फॉर्म होंगे। बबल्स हैं वो हाई प्रेशर के रीजन में कैरी होने लगेंगे फ्लोइंग लिक्विड के द्वारा। तो हाई प्रेशर के रीजन में जाकर वो आपस में टकराएंगे तो एक बहुत हाई इंटेंसिटी का प्रेशर जनरेट होगा। हाई इंटेंसिटी का प्रेशर जनरेट होगा तो उसकी वजह से जो मेटेलिक सरफेस है वो इरोज़न होना स्टार्ट हो जाती है और कैविटीज़ फॉर्म हो जाती हैं उस पर। तो इस प्रोसेस को ही हम कैविटेशन बोलते हैं। तो कैविटेशन एक वो फिनोमिना है जिसके अंदर वेपर बबल्स बनते हैं और बहते हुए लिक्विड के अंदर वेपर बबल्स बनते हैं और वो हाई प्रेशर के रीजन में जाकर उनका प्रेशर है वो हाई प्रेशर के रीजन में जाएंगे, वो उनके सडन कोलैप्स होगा। सडन कोलैप्स होगा तो उसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होगा और जो मेटेलिक सरफेस है जिसके ऊपर वो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो इस हाई प्रेशर की वजह से उस पर पिटिंग एक्शन होगा और कैविटीज़ फॉर्म होंगी। इस फिनोमिना को ही हम कैविटेशन बोलते हैं।